नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगर पेड़ी गन्ने के अंदर टिल्लिंग नहीं आ पा रही है, या तो आपने गन्ने की जो कटाई है वो अगाई कर दी है, या फिर अगर आपने पिछाई भी किया और उसके अंदर भी टिल्लिंग अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, जर्मिनेशन अच्छे से नहीं आ रहा है, जमाव अच्छे से नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ खाद बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि यदि उन तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी टिल्लिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि ये अब हमारी ये पेड़ी गन्ने की कटाई हो चुकी है। अब टिल्लिंग आप देख रहे हो काफी अच्छी आ रही है। अभी इस खेत के अंदर ना ही तो किसी खरपतवार नाशी का उपयोग किया गया है, ना ही कोई इसके अंदर अभी खाद डाला गया है। अभी थोड़ा सा गन्ना और बचा हुआ है, ऐसा मान लीजिए लगभग 1 बीघा गन्ना इस खेत के अंदर भी हमारा बच रहा है, लेकिन टिल्लिंग फिर भी आप देख पा रहे होंगे बहुत शानदार वाली पूरे खेत के अंदर होकर के चल रही है। तो अब हमें इस टिल्लिंग को और भी ज्यादा बढ़ाना है। तो कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं जिससे कि अच्छी वाली टिल्लिंग निकल करके आए। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे आइट साइड में ये नीले फूल वाली जो घासें हैं, जो खरपतवार है, ये भी आपको खेत के अंदर नजर आ रहे होंगे। तो इसके लिए भी हम खरपतवार नाशी का भी उपयोग करने वाले हैं। एक स्प्रे हम इसके अंदर हर्बिसाइड का करेंगे जिससे कि ये खरपतवार बिल्कुल खत्म हो जाए। और जो खाद हम डलवाएंगे, उस खाद के डलने के बाद एक एक गन्ने के अंदर से 8-8 10-10 पोंगे जो है निकल करके आएंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से जो टिल्लिंग है पूरे खेत के अंदर शानदार तरीके से होकर के चल रही है। ऐसे नहीं यहीं पर है, पूरे खेत के अंदर टिल्लिंग बहुत शानदार है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी जो हमारा मेड़ा है या कोई भी गन्ना है वो सड़ा नहीं है, खराब नहीं हुआ है, यानी कि फंगस का अटैक उसके अंदर नहीं हुआ है। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अब खाद हम कौन सा डाल दें जिससे कि अच्छी तरीके से टिल्ली निकल करके आए। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि अगर खेत के अंदर पत्ती पड़ी हुई है, पूरे खेत के अंदर आप देखेंगे पत्ती पड़ी रहती है, तो पत्ती कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो सबसे पहले तो आप काम कर लो, पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से जो पत्ती है उसे फैला दो। क्योंकि जब पत्ती फैल जाती है और अब आप पानी चला देंगे तो पूरे खेत के अंदर नमी जो है वो लगातार बनी रहेगी एक लंबे समय तक। मान लो आज आपने पत्ती फूंक दी, खेत के अंदर कोई पत्ती नहीं है, आज आपने पानी चलाया, तो 8 दिन के अंदर जो खेत के अंदर से नमी गायब हो जाएगी। और अगर आप पत्ती फैला दी है, तब आप पानी चला रहे हैं, तब आपने सिंचाई करी है, तो उसकी जो नमी है लगभग 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन तक रुक जाती है। तो इससे हमें काफी ज्यादा लाभ मिल जाते हैं। इसके अलावा जो ये पत्ती है धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाती है, सड़नी शुरू हो जाती है, तो ये एक खाद के रूप में हमारे पौधे को, हमारे गन्ने को मिलना शुरू हो जाती है। तो इससे भी हमें फायदा मिल जाता है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि पत्ती अगर खेत के अंदर है तो उसे अच्छी तरीके से आपको फैलाना है। इसके बाद अब कौन कौन से खाद हैं जो हमारी टिल्लिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना, अगर गन्ना कहीं पर आपका ऊंचा नीचा कटा हुआ है पूरे खेत के अंदर, तो उन्हें एक समान करवा लो। अब एक समान करवाने में लेवल लगेगी तो बोले यार इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेरी बात समझो, अगर आपने गन्ना बिल्कुल जड़ से कटवा दिया, बिल्कुल भिड़ा करके कटवा लिया है, कहीं पर ऊंचा कटा हुआ है, कहीं पर नीचा कटा हुआ है, और आपने वो बराबर तरीके से कटवाया, तो उसमें गन्ने ज्यादा बनेंगे। मान लो अगर आप इतना बड़ा ठुंड खड़ा हुआ है, वहां से गन्ना एक ही निकलेगा या दो निकलेंगे, तो सिर्फ 2 गन्ने आपको मिले, और आपने वो बिल्कुल मिट्टी की सतह से कटवा दिया तो वहां से गन्ने 6 से 7 निकलेंगे। तो भाई जितना लेबर का खर्चा हमारा आएगा उससे ज्यादा हमें फायदा अपने खेत में मिल जाएगा। तो ये काम आप कर लो। और जब आप लेबर को बुलाओगे या फिर गन्ने की आप कटिंग करवा रहे हो तो पत्ती भी अच्छे से फैलवा लोगे, खरपतवार उन्हें भी थोड़ा सा नलवा दोगे, तो कई सारे काम जो है एक ही लेबर में आपके हो जाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान देना। और अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से कटा हुआ है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी टिल्लिंग आपको देखने को मिलेगी। अब हमें मिट्टी के अंदर कौन सा खाद डालना है, देखो एक तो आ रहा है आपका जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट 33% में मिल रहा है, मतलब कई परसेंटेज में ये आ रही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है गन्ने की फसल के लिए, पेड़ी गन्ने के लिए, वो जिंक सल्फेट 33% वाली है। जिंक सल्फेट 33% वाली की मात्रा ले लो 6 से 8 किलोग्राम। अब 6 से 8 क्यों बता रहा हूं मैं, देखो अगर खेत के अंदर टिल्लिंग अच्छे से चल रही है, कोई भी कमी नहीं है खेत में, ना सल्फर की कमी है ना जिंक की कमी है, नॉर्मल खेत बढ़िया चल रहा है, तो 6 किलोग्राम मात्रा डाल दोगे, बहुत तूफान सा मचा देगा। पूरे खेत के अंदर कल्ले ही कल्ले नजर आएंगे, बहुत शानदार वाला जमाव आएगा, बहुत अच्छी टिल्लिंग देखने को मिलेगी। अगर जमाव कम है, खेत के अंदर जिंक की कमी लग रही है, काफी लंबे समय से बार बार गन्ने की बुआई करे जा रहे हैं हम, सल्फर की भी पूर्ति नहीं हो रही है, तो वहां पर आप ले लो 8 किलो सल्फर और जिंक का कॉम्बिनेशन, यानी कि 8 किलो जिंक सल्फेट 33% वाली आपको ले लेनी है। जब हम सल्फर और जिंक को खेत के अंदर डालते हैं तो जैसा हमने यहाँ पर डाला, तो ऐसा मान लो आप पूरी मिट्टी को ये भुरभुरी बना देता है।
मिट्टी जो है हमारी मुलायम बन जाती है। जब मिट्टी मुलायम होगी तो मुलायम जगह से एक गन्ने में से दूसरा गन्ना, दूसरे गन्ने में से तीसरा गन्ना बड़े आसानी से निकलना शुरू हो जाएगा। मिट्टी कठोर है हमारी, हार्ड मिट्टी है, तो वहां पर भाई एक या दो गन्ना निकलेगा, बस रुक जाएगा। तो ये आप समझ रहे हैं हम पौधे गन्ने की निराई गुड़ाई क्यों करवाते हैं, ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो फोकी हो जाएं, वो मुलायम हो जाएं, ताकि वहां से बार बार नए नए कल्ले निकलते रहें। और पेठी गन्ने की हम बार बार निराई गुड़ाई तो करवा नहीं पाएंगे, लेकिन एक बार तो कम से कम हमें अच्छी तरीके से खाद डाल देने हैं। और हो सके कि आपने पत्ती खत्म कर दी है तो आप इसकी जुताई भी करवा सकते हैं। रूटावेटर की सहायता से जुताई हो जाती है, जो सिंगल खूल में चलता रहेगा और जुताई कर देगा। तो जितने नस्से होंगे आइट साइड के वो कट जाएंगे, और जो आपका पेड़ी गन्ना है वो भी फिर पौधे गन्ने की तरह ही हो जाएगा। तो पौधे गन्ने के वाले जो रिजल्ट हैं फिर वो आपको पेड़ी गन्ने में देखने को मिल जाते हैं। जुताई नहीं करवा रहे हो, पत्ती पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंक सल्फेट कम से कम 8 किलोग्राम आप डालो। देखो इसमें सल्फर भी है, जिंक भी है। जिंक जब डलेगी तो मिट्टी मुलायम होगी, जिंक की पूर्ति हो जाएगी, टिल्लिंग बढ़नी चालू हो जाएगी, पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। जो अनावश्यक खाद हमारे खेत में पड़े थे, जो काम नहीं कर रहे थे, वे भी काम करना शुरू कर देते हैं। ये फायदे मिलेंगे। अब सल्फर है, सल्फर देखो एक साथ 3-4 काम करता है। एक तो खाद ये है ही, दूसरा एक फंगीसाइड भी है, एक ये कीटनाशक के रूप में काम करता है। और देखो आपकी मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा। जितनी ज्यादा मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जितनी ज्यादा मिट्टी मुलायम हो जाएगी, उतना अच्छा बढ़वार हमारा गन्ना निकाल करके हमें देगा। तो 8 किलोग्राम आप ले लो जिंक सल्फेट, किसी भी कंपनी की ले लो, लेकिन कोशिश यही कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, अच्छी कंपनी से लेना, अच्छी दुकान से लेना, जो रजिस्टर्ड हो, बिल बनवा करके लो, ताकि ओरिजिनल मिल जाए। लोकल के चक्कर में मत पड़ना। लोकल तो भाई डालो ही मत, अगर बजट नहीं है तो बिल्कुल मत डालो, लेकिन डालो तो ओरिजिनल डालो। हाँ, अगर आपका बजट कम है तो 8 की जगह 4 किलोग्राम डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट देगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा। लेकिन अगर लोकल डाल दिया तो भाई ना रिजल्ट, और पैसे तो बर्बाद होने ही होने हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा जो खाद यहाँ पर लोगे वो ले लो इफ्को की सागरिका। अब सागरिका को जो कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन खाद है, पिछले बहुत समय से डलवाता हुआ आ रहा हूँ। और मिट्टी की जो ताकत है वो धीरे 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 ये बढ़ाती रहती है, मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। मिट्टी में अगर रोग लग रहे हैं तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसे ये बढ़ा देगी। फसल को हरी भरी रखेगी, गन्ना बिल्कुल हरा भरा रहेगा, काला रहेगा, टिल्लिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिए गए हैं। भाई समुद्र में जितने लाल भूले रंग के शैवाल होते हैं उनसे सागरिका तैयार हो रही है। जो शैवाल है वहां पर कोई खेती तो हो नहीं रही है, वो बिल्कुल स्टार्ट है एकदम। बहुत अच्छे वाले जो तत्व हैं उनके अंदर, जो पोषक तत्व हैं बहुत है उनके अंदर। जैसे ही मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी में तुरंत वो काम करना शुरू करेंगे और गन्ना हमारा बढ़वार करनी शुरू कर देगा। तो सागरिका ले लो इफ्को की, ये नहीं कह रहा इफ्को की सागरिका ही लेनी है। अगर बायोटे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, धनजाइम गोल्ड ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो ओरिजिनल। बस ये दिक्कत है कि ओरिजिनल मिल जाए, लोकल ना मिले आपको। तो सागरिका ले लो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दो खादों के जिंक सल्फेट और आपकी सागरिका। तीसरे खाद के रूप में देखो, पेड़ी गन्ने में जब तुम्हारी टिल्लिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो आपको यूरिया नहीं डालना है। यहाँ पर आपका यार यूरिया क्यों ना डालें, देखो यूरिया मत डालना, यूरिया से एकदम से गर्मी बनेगी, बहुत तेजी गर्मी बनेगी, और मौसम में अब गर्मी आ चुकी है। अब हमें बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं है, हल्की सी गर्मी भी आएगी तो भी यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, यहाँ पर आप डालो एनपीके 12-32-16 या फिर एनपीके 10-26-26, दोनों में से कोई सा भी एक खाद ले लो। ज्यादा मात्रा मत लो, बजट नहीं है तो 50 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 ले लो, या 10-26-26 ले लो। इसके अंदर ही इफ्को की सागरिका जो है 10 किलोग्राम डाल लो। इसके अंदर ही जिंक सल्फेट है तुम्हारा 8 किलोग्राम, वो डाल लो। बहुत जानदार वाले रिजल्ट मिलेंगे। एक बार आजमा के देख लो, रिजल्ट ना मिले ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक करना, कमेंट में गालियां और डाल देना। ये मैं आपसे बिल्कुल दिल खोल के बता रहा हूँ, एक नंबर के रिजल्ट की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन बस ध्यान रखना है, जितनी मात्रा में बता रहा हूँ, जो तरीके बता रहा हूँ, इन तरीकों को जरूर फॉलो करना, जिससे गन्ना अच्छी तरीके से बढ़वार करे। अब एनपीके का फायदा क्या मिलेगा, देखो नाइट्रोजन भी हो गई, फास्फोरस भी हो गया, पोटास भी हो गया, जिंक भी आप डाल लो, सल्फर भी आप डाल लो, ठीक, सागरिका भी आप डाल लो। अब सारे जो इन खादों का ये कॉम्बिनेशन है, ये पूरे गन्ने को जो है अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ निकाल करके देगा। टिल्लिंग बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, खर्चा तो इसमें आने वाला है भाई, जब हम पहली बार इतने खाद डालेंगे तो खर्चा तो आएगा, लेकिन एक ही बार आएगा। और जहां एक बार टिल्लिंग जितनी आ गई, फिर तो हमें सिर्फ आगे को जो है वो पालना ही तो है। थोड़ी सी मेहनत करते रहो, स्प्रे करते रहो, एक आध खाद डाल दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर शुरू में ही टिल्लिंग अच्छे से नहीं आई, गन्ने ही 2-4 खड़े हैं खेत के अंदर, तो भाई कहाँ से एवरेज आ जाएगा,
खुद सोचो इस चीज के लिए। तो टिल्डिंग हमें शुरू में ही मिलेगी, तो शुरू में खाद भी हमें अच्छे डालने पड़ेंगे, मेहनत शुरू में अच्छी करनी पड़ेगी। ये बारीक बारीक सी बात समझ लो। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, इनका जो कॉम्बिनेशन है विद सागरिका, धुआं मचा देगा, एक नंबर का रिजल्ट मिलेगा। और जिन मेरे किसान भाइयों ने ये वाले खाद डाले हों वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उन्हें कैसे रिजल्ट मिले हैं। अब बात करते हैं हम, इसके अंदर कुछ और तो नहीं डालना। अगर कीटों का अटैक लग रहा है तो स्प्रे कर देना, फंगस इसमें आएगी नहीं क्योंकि सल्फर आप नीचे डलवा रहे हो, क्योंकि जिंक सल्फेट जब डलेगी तो फंगस का अटैक बहुत कम होगा। और अगर आए तो उसी में आप फंगीसाइड भी मिला लेना, एक स्प्रे। तो शुरू में एक स्प्रे कर दो, ये वाले खाद डाल दो, धुआं रिजल्ट मिलेगा, मेरी जिम्मेदारी है भाई, बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी तरफ से जो जानकारी दी गई है आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। जब इन खादों को आप डाल रहे हो, डालने के बाद खेत की सिंचाई जरूर करो, खेत के अंदर नमी बना कर रखो। अगर कल सिंचाई करनी है, आज शाम को खाद डलवा दो 3-4 बजे के आसपास, वो कल सुबह पानी चला दो या रात को पानी चला दो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन खेत में नमी जरूर हो, ऐसा मत करना कि नमी है नहीं और खाद पेल दी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। खर्चा हो रहा है, लागत लग रही है, मेहनत लग रही है, तो रिजल्ट भी मिलना चाहिए। तो रिजल्ट आपको जानदार मिल जाएगा। तरीके यही है जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ना अच्छी लगी हो बिल्कुल शेयर मत करना, डिसलाइक कर दियो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लगे तो करना जरूर। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।